आज श्री हिंदी क्लास में आप सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत। आज से मैं एक नई चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ जो आगामी जो परीक्षा नज़दीक है, एसआई और रीट। इस एसआई और रीट परीक्षाओं के मद्देनज़र आज से मैं आपके सामने क्विज लेके आया हूँ। जो भी मैंने वीडियो बनाए आपने देखे, उन सभी वीडियो की आपने बहुत बहुत सराहना की और उन सभी वीडियो के आधार पर मैं अब आपके सामने क्विज प्रतियोगिता की लेके आया हूँ। आशा है ये सभी प्रश्न हैं आपके आने वाले परीक्षाओं में, मेरा जहाँ तक विचार है, अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देखिए, प्रतियोगियों के प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज के इस क्विज का। देखिए, पहला प्रश्न है मित्रों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो भी वर्ण है, तो जैसे अपना पहला जो वीडियो था, उस पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्णों का या अक्षरों का जो व्यवस्थित समूह है वह वर्णमाला कहलाता है। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए मैंने। पहला शब्द समूह है, दूसरा वाक्य समूह है, तीसरा वर्णों का संकलन और चौथा है वर्णों का व्यवस्थित समूह है। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में का उत्तर होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। ये इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न है उत्क्षिप्त व्यंजन। जो चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, उन चारों ऑप्शनों में जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिनको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब है जिसका ऐसा व्यंजन जिसका दो बार प्रयोग हुआ हो। तो उत्क्षिप्त व्यंजन से बना उदाहरण है वो कौन सा है? देखिए, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह है। अब देखिए मित्रों, जो मैंने चार ऑप्शन दिए हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए, तो चारों ऑप्शनों में आपको ढूंढना है कि एक ऐसा व्यंजन जिस व्यंजन का प्रयोग, द्वित्व का मतलब होता है दो बार प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, ये साफ अपने को नजर आ रहा है कि पुनः, इलाहाबाद और उत्साह में उत्क्षिप्त व्यंजन या द्वितीय व्यंजन नहीं है। तो इसका उत्तर है मित्रों दिल्ली। दिल्ली प्रश्न है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है देखिए मित्रों, निम्न में से अयोगवाह है। अयोगवाह जो अंग और अ है, दो ही हैं जो अयोगवाह है, स्वर कहलाते हैं। तो अंग और अ का प्रयोग किसमें हुआ है? देखिए, अल्पप्राण अक्षर होता है पहला, तीसरा और पांचवा। संयुक्ताक्षर क्षत्रज्ञ। महाप्राण होता है वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर। तो विसर्ग, जैसे अंग और अह के विसर्ग लगता है, तो विसर्ग युक्त होने से यहाँ अयोगवाह का प्रयोग हुआ है विसर्ग में। तो इसका सही उत्तर है विसर्ग। चौथा प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लेना। जिन प्रश्नों के अंत में ए आता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार, अकारांत, अयोगवाह और अंतस्थ। देखिए, चारों ऑप्शन हैं मिलते जुलते हैं और ऐसे प्रारंभ हो रहे हैं। और प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मित्रों अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क्षय का सही क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए, ये प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लायक है, क्योंकि जो हिंदी अपना जो शब्दकोश है वह शब्दकोश है पे समाप्त हो जाता है वो हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण है। लेकिन क्षय दिया हुआ है, क्षय
क्षय है वो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर होने से दो दो अक्षरों के मेल से बनता है बनता है क्षय। तो क्षय बनता है कै और शय। देखिए मित्रों, कै और शय इनके मेल से बनता है। तो हिंदी शब्दकोश में पहले अक्षर स्टार्ट होता है अंग से, फिर ए आई ई, उस हिसाब से पहला अक्षर अंग। तो पहला तो आएगा कै, तो कै के बाद आएगा आपका क्षय। प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क्षय का सही क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका उत्तर होगा मित्रों कै। कै के बाद आएगा क्षय, त्र, ज्ञ, ये नहीं है। तो कै के बाद क्षय का प्रयोग आएगा हिंदी शब्दकोश में। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जैसे मैंने इस प्रश्न में आपको क्षय बताया है, क्षय कै और शय, कै और षटकोण वाले क्षय। वैसे ही अगला प्रश्न ज्ञ, ज्ञानी। देखिए मित्रों, एक इस वर्ण के बोलने में भी थोड़ी सी हिंदी में वर्तनी संबंधी यह अशुद्धि है। आपने टीवी चैनलों पर रामदेव बाबा को योग करवाते हुए देखा होगा। तो रामदेव बाबा जब भी योग करवाते हैं तो इस अक्षर को बोलते हैं वो जय, और वास्तव में ये अक्षर है जय। जैसे विज्ञान होता है बोलते हैं अपन, बल्कि विज्ञान अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो वैसे ही ये ज्ञ है, ज्ञ में दो अक्षर का मेल है, वो है जय और य। देखिए दो ऑप्शन है, जैसे इसमें जय और य दिया हुआ है, यहाँ जय हलंत है और य पूरा है, जय और घ है और जय और न्य है। तो देखिए इसमें ज्ञ वर्ण में है वो 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपका जय और य, इन दो अक्षरों के मेल से बनता है जय, तब सब अक्षर बनेगा ज्ञ। 7वां प्रश्न है, देखिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में ए ई उ, दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा उ इत्यादि, और प्लुत में आते हैं, मैंने आपको वर्ण विचार वाले टॉपिक में भी बताया है कि जैसे ओ, 3 में, है ना। तो प्लुत है उसकी 3 मात्राएं होती है। यहां देखिए प्रश्न है, प्लुत स्वर का प्रयोग कहां किया जाता है? इसमें दिया है नाटक के संवादों में, वार्तालाप में, शुद्ध अशुद्ध में और गद्य और पद्य लेखन में। अब देखिए प्लुत का प्रयोग अपन नाटकों में होता है, क्योंकि नाटकों में कई पात्र हैं, कई पात्रों को प्रेम से बुलाया जाता है, कईयों को अधिक रोष में आकर के बुलाया जाता है। तो जहां जिस अक्षर पर अधिक जोर से दिया जाए वहां प्लुत का प्रयोग होता है। तो अमूमन इसका प्रयोग है वो नाटकों में होता है। तो इसका उत्तर होगा नाटक के संवादों में, नाटक के संवादों में। फिर देखिए संधि है, स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, चारों ऑप्शनों में अब आपको पहचानना पड़ेगा कि किस उदाहरण में का क्या विच्छेद होता है और कौन सी उसमें संधि है। अब देखिए पहला इसमें मनोहर, मन है प्लस हर होता है, तो विसर्ग का ओ बनेगा, इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि है, स्वर संधि नहीं। उदाहरण आपको स्वर संधि का बताना। नमस्कार का होता है नम है प्लस कार, तो विसर्ग का सह बनेगा, वो भी विसर्ग आ गया। हरिये, हरिये देखिए मित्रों, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, और इसमें संधि हुई अयादि। कौन सी संधि हुई? अयादि। अब इसका मतलब प्रश्न का उत्तर मिल गया। स्वर संधि का उदाहरण बताना है, इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि है वो स्वर संधि का भेद है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है हरिये। बाकी संयोग है, उसमें व्यंजन संधि है सम प्लस योग, तो हरिये। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि जहां एक छोटा एक बड़ा, या एक बड़ा एक छोटा, या दोनों छोटे या दोनों बड़े मिले। अब देखिए इसमें
सूर्योदय का होता है सूर्य प्लस उदय, तो ऊ का ओ बना, इसका मतलब दीर्घ संधि नहीं, गुण संधि भी। महर्षि, महर्षि का होता महा प्लस ऋषि, री का अर बना, इसका मतलब इसमें भी गुण दीर्घ संधि नहीं है, गुण हुई इसमें। दैत्यरी, दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, तो इसमें दीर्घ संधि है दैत्यरी में। देवेंद्र में भी गुण है देव प्लस इंद्र, दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ दैत्यरी। उसके बाद देखिए एक उदाहरण दिया मैंने, धरेश शब्द का संधि विच्छेद है, धरेश शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये बताना आपको। देखिए धरेश पहला है धरा प्लस ईश, दूसरा है धरा प्लस ईश, इसमें ई बड़ी थी, इसमें ई छोटी है। धर प्लस ईश, धर प्लस ईश, और दूसरा है अगला है चौथा धरा प्लस अस। अब देखिए मित्रों, इसका उत्तर है पहला धरा प्लस ईश। अब देखिए ये एग्जांपल है गुण संधि का, यहाँ गुण संधि में आ, प्रथम पद में आ है, दूसरे में ई है, तो ई का बनेगा ए। जैसे सुरेश बनता है, महेश बनता है, दिनेश बनता है, राजेश बनता है, राकेश बनता है, वैसे ही धरा प्लस ईश, तो इसका धरेश, ये पहला ऑप्शन है, ये इसका सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। यद्यपि देखिए एग्जांपल बड़ा ही मस्त है, इसका संधि विच्छेद बताना है। जो चार ऑप्शन है उस संधि का नाम बताना है, सॉरी, लेकिन संधि का नाम भी जब आएगा जब आपको शब्द की संधि विच्छेद करना है। तो यद्यपि का होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ई का यह बनेगा और फिर मिलाने से यद्यपि बनेगा। इसका मतलब इसमें ई का यह आयात में नहीं बनता, दीर्घ में भी नहीं बनता, गुण में भी नहीं बनता है, तो इसमें संधि होगी ई का यह बनने वाला यण, चौथा ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, देखो सिंधुर्मी संधि विच्छेद बताना है। इसका सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंध प्लस उर्मी, सिंधव प्लस उर्मी। अब देखिए एक ऐसा एग्जांपल आपके प्रतियोगियों में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, जैसे मैंने पूछा है सिंधुर्मी। अब देखिए इसमें सिंधु एक नदी है जो अब कुछ हिस्सा उसका भारत में बह करके बल्कि अधिकांश हिस्सा उसका पाकिस्तान में बहता है। और उर्मी, उर्मी किसको कहते हैं? उर्मी कहते हैं समुद्र को। अब देखिए शब्द की सच्चाई जान लो, उसके बाद आपको उसकी शब्द की में छोटे का प्रयोग होगा या बड़े मात्रा का, वो आपकी कंफर्म हो जाएगा। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है ये सही है, इसका उत्तर सिंधु कहते हैं नदी को। नदी हमेशा छोटी होती है, इतनी भी छोटी नहीं होती जितना उर्मी होता है। उर्मी मतलब समुद्र, मतलब छोटी और बड़ी। सिंधु में ऊ छोटा और उर्मी का ऊ बड़ा, क्योंकि उर्मी कहते हैं समुद्र को। समुद्र तो अथाह है, अथाह है। पूरी ब्रह्म अपना जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा अधिकांशतः समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस नदी की अपेक्षा समुद्र बड़ा है, तो समुद्र में ऊ की मात्रा बड़ी हुई और नदी समुद्र से छोटी होने के कारण सिंधु में ऊ छोटा हुआ। तो पहला जो ऑप्शन है यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निराशा। निराशा का संधि विच्छेद है मित्रों, ने प्लस आशा, ने प्लस आशा, निरा प्लस आशा और ने प्लस आशा। देखिए इसका संधि विच्छेद है पहला, ने प्लस आशा, विसर्ग है। इस विसर्ग का रे बनता है, रो विसर्ग संधि के नियम में रे बनेगा, आधा रे बन करके आशा का आ जुड़ जाएगा, तब शब्द बनेगा निराशा, विसर्ग संधि का उदाहरण। इसके बाद यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा
में संधि कौन सी है, संधि का नाम बताना आपको। वैसे इसका संधि विच्छेद होता है मित्रों यशः प्लस धा। यशः में जो विसर्ग है उस विसर्ग का ओ बनता है, तब बनता है यशोधा। जैसे ऊपर मनोहर आया था वैसे ही यशोदा है, मनोज है। अब देखिए यशः प्लस दा विसर्ग आया, विसर्ग का मतलब व्यंजन नहीं, स्वर भी नहीं और विसर्ग, ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है विसर्ग, ये संधि इसमें है। चौथा ऑप्शन तो है कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब कोई भी संधि ना हो वो होता है कोई नहीं, यहाँ इसमें संधि है विसर्ग संधि। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है विसर्ग का उदाहरण नहीं है। देखिए मित्रों एक नहीं का प्रश्न आपके श्योर आएगा, लेकिन उस प्रश्न को आपको पढ़ना ध्यान से पढ़ेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से नहीं है। चारों जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों का आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, आ जाएगा तब आपके उत्तर है वो सटीक हो जाएगा। देखिए पहला निस्तेज, विसर्ग का उदाहरण नहीं, मतलब विसर्ग का इसका मतलब 3 उदाहरण विसर्ग के हैं, एक उदाहरण है वो विसर्ग का नहीं, वही उत्तर होगा। तो निस्तेज होता है निहि प्लस तेज, इसका मतलब विसर्ग आ गया प्रथम पद में, इसका मतलब ये तो नहीं। दूसरा है निष्ठुर, नि प्लस थुर, इसमें भी विसर्ग आ गया। अगला है निर्धन, नि प्लस धन, विसर्ग का रह बनकर निर्धन बनता है, इसमें विसर्ग का सह बनने का, इसमें भी विसर्ग का सह, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं है। चौथा है नवोढ़ा, नवोढ़ा है, इसमें गुण संधि है मित्रों, नव प्लस उढ़ा, उ का ओ बनेगा, तब इसका जो प्रश्न है इसका उत्तर है नवोढ़ा, ये इसका उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है सन्मति, सन्मति का संधि विच्छेद है। देखिए 4 ऑप्शन है सन प्लस मति, सद प्लस मति, सत प्लस मति और सम प्लस मति। अब देखिए सन्मति उदाहरण पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, ये आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत, तो इसका उत्तर होगा सत प्लस मति, तय का न बनेगा तब सन्मति बनेगा। 17वां प्रश्न है दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर, फिर कै का तीसरा अक्षर गय बनेगा, तब संधि होगी मित्रों इसमें व्यंजन संधि होगी, दिक प्लस अंबर, तो इसका उत्तर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, अभिषेक का संधि विच्छेद है। ये प्रश्न है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और मेरा जहाँ तक विचार है आगे आने वाली जो प्रतियोगी आपकी परीक्षा है उसमें इस उदाहरण का संधि विच्छेद आना चाहिए। अभिषेक, इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन अभि प्लस से। देखो स है, इसमें तीसरा स है सड़क वाला, इस तीसरे स का दूसरा स बनेगा षटकोण वाला, संधि है इसमें व्यंजन संधि, अभि प्लस से, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कहने का मतलब 3 जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से 3 जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण है। देखिए 19वां प्रश्न है उद्धरण, उत प्लस हरण, तय का द बनेगा और है का ध, इसका मतलब व्यंजन संधि है इसमें। तन्मय, तन्मय में तत् प्लस मय, तन्मय, इसका मतलब इसमें भी व्यंजन संधि है। जगदीश, जगदीश का जो दिगंबर वाला है पहले का तीसरा, तो वैसे ही जगत प्लस ईस, तो तय का द बन गया, इसका मतलब इसमें भी व्यंजन संधि है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है अभ्युदय, अभि प्लस उदय, इसमें ई का य बनेगा, ये यम संधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, का उत्तर होगा अभ्युदय, ये इसका उत्तर है। 20वां प्रश्न है मित्रों उच्छ्वास में संधि है। उच्छ्वास शब्द है, इसका संधि विच्छेद देखो पहले पद में और दूसरे पद में दोनों में इसमें चेंज होता है, जैसे उदाहरण होता है उच्छ्वास उत् प्लस श्वास, तय का च बनता है और स का छ बनता है। अब देखिए ये बनेगा आपने व्यंजन संधि में,
देखिए उच्छ्वास में पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है हल संधि। अब देखिए हल में मैंने जैसे ही संधि पढ़ाई थी आपके पहले वीडियो में, मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों का नाम बताया था संधियों का। तो व्यंजन संधि है और हल संधि दोनों मित्रों एक ही नाम है, इसलिए तीसरा ऑप्शन मैंने दिया पहला और दूसरा, तो इसका उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है, इसलिए पहला और दूसरा 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका उत्तर होगा। अब देखिए सत्याग्रह है, ये उदाहरण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोनों तरीकों से इस उदाहरण का संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद ही बताना है। सत्य प्लस आग्रह, इसमें देखिए ये ए और ये आ दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, तब बनेगा सत्याग्रह है। दूसरा एग्जांपल हो रहा है इसमें, देखो सती प्लस आग्रह, ये जो ती में जो ई है इस ई का यह बनेगा और तय आधा हो जाएगा, आधा यह में आ जुड़ करके सत्याग्रह बन जाएगा। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों इसमें सही है। तो देखो तीसरा ऑप्शन सत प्लस आग्रह, ये तो गलत है। चौथा मैंने दिया पहला और दूसरा दोनों, तो इसका उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों संधि विच्छेद है। इसके उदाहरण है पहले नियम के हिसाब, पहला जो संधि विच्छेद है उस हिसाब से इसमें होती है दीर्घ संधि, और जो दूसरा ऑप्शन है उस हिसाब से होती है इसमें यण संधि, और दोनों ही संधि विच्छेदों से शब्द ऐसा ही बनता है, इसलिए चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही है। अगला 22वां प्रश्न देखिए मित्रों, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं। देखिए अमूमन उत्तर पद प्रधान है वो तत्पुरुष समास में होता है, आप सब जानते हो, लेकिन ऑप्शनों में देखिए आप उत्तर पद प्रधान है क्रमधार्य, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्री। जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में तत्पुरुष समास दिया हुआ नहीं है, लेकिन उत्तर पद प्रधान है। देखिए कर्मधारय में भी होता है विशेषण विशेष्य, पहला विशेषण दूसरा विशेष्य, तो इसका मतलब इसमें उत्तर पद प्रधान है वो कर्मधारय समास ही इसका उत्तर होगा, बाकी नहीं। हालांकि द्विगु समास है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन प्रधान उसमें भी उत्तर पद होता है, लेकिन पहला संख्यावाची का नाम होना चाहिए था उसमें, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता सिर्फ कर्मधारय समास में ही होगी। जितेंद्रिय में समास है, जितेंद्रिय जीत लिया है जिसने अपनी इंद्रियों को, जीत लिया है जिसने अपनी इंद्रियों को, वही तो होता है जितेंद्र, और जितेंद्रिय जीत लिया है जिसने अपनी इंद्रियों को, ऐसा कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें होगा जितेंद्रिय में समास होगा मित्रों बहुब्री समास। 24वां प्रश्न, सुपुरुष में समास है, सुपुरुष श्रेष्ठ पुरुष या अच्छा पुरुष। अब देखो अच्छा पुरुष होते ही आपके दिमाग में आ गया कि हाँ विशेषण विशेष्य वाला, लेकिन सुपुरुष होने से आपके दिमाग में नहीं है, तो इसका विग्रह करके आपके समास का नाम है दिमाग में आ जाएगा, तो इसमें होगा इसका सही उत्तर कर्मधारय समास। फिर अगला 25वां प्रश्न कर्मधारय समास है, जो 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस उदाहरण में कर्मधारय समास है। देखिए पहला उदाहरण है चक्रपाणी, चक्र पाणी कहते हैं हाथ को, तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी अर्थात हाथ में जिसके चक्र अर्थात मां सरस्वती, इसका मतलब इसमें नहीं है कर्मधारय। चतुरानन 4 है मुख जिसके, अर्थात इसमें भी नहीं है। चतुर्युग 4 युगों का समूह है, इसमें भी नहीं है। तो फिर नीलोत्पल, नीला उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, नीला कमल, तो इसमें इसका उत्तर होगा मित्रों नीलोत्पल। 26वां क्वेश्चन में बहुत मंथन करके मैंने प्रश्न ढूंढा है, युधिष्ठिर का सही विग्रह क्या है। समाज का नाम नहीं पूछा है, 4 ऑप्शनों में इसका विग्रह दिया है। पहला है युद्ध में स्थिर रहने वाला, अगला है
युद्ध की कला को जानने वाला, युद्ध में दक्ष अर्थात युद्ध करने की कला में दक्षता, फिर है युद्ध में पराजित करने वाला। तो देखिए मित्रों, इसका सही उत्तर है युद्ध में स्थिर रहने वाला, वो होता है युधिष्ठिर। युद्ध में अडिग रहने वाला या स्थिर रहने वाला, मतलब पीछे नहीं हटने वाला। 27वां प्रश्न, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद। पूर्व पद है सम, जैसे अव्ययभाव, अव्ययभाव में पहला अव्यय और दूसरा संज्ञा, द्विगु में पहला संख्या दूसरा संज्ञा, बहुव्रीहि में तीसरे पद की प्रधानता और कोई नहीं। इसका मतलब पूर्व पद की प्रधानता हुई अव्ययभाव समास में, क्योंकि पहला पद अव्यय हो तभी ही पहले पद की प्रधानता होगी, वहां अव्ययभाव समास होगा। 28वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री में समास है। जो मंत्रियों में प्रधान होता है या मुख्य होता है वही होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रधानमंत्री पद में आपको समास का नाम बताना है। तीसरे पद की प्रधानता होगी प्रधान है जो मंत्रियों में, वो होता है प्रधानमंत्री। इसका मतलब समास हो गया बहुव्रीहि। 29वां प्रश्न है, आनंद मग्न का विग्रह। आनंद मग्न में का सही विग्रह आनंद में मग्न, आनंद से मग्न, आनंद रूपी मग्न और आनंद के साथ मग्न। तो मित्रों, इसका सही विग्रह होगा आनंद में मग्न है जो, आनंद में मग्न है जो, ये इसका होगा सही विग्रह। 1 नंबर का ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है मित्रों, अनुकूल। अनुकूल में समास बताना है आपको। अब देखिए, अनुकूल में पहला अव्यय है अनुकूल, तो इसमें अव्यय होने से द्विगु द्वंद्व है, कर्मधारय तो नहीं है, तो पहला पद अव्यय है, वो अव्ययभाव समास में होता है मित्रों। तो इसलिए अनुकूल में अव्ययभाव समास है। और अव्ययभाव समास में की यही परिभाषा होती है जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा कोई न कोई संज्ञा हो, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। मैंने ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक क्विज प्रतियोगिता प्रतियोगियों के लिए तैयार की है। आशा है कि मेरी ये क्विज है आप सभी को अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने ये प्रश्न है वो बड़े ही मंथन करके अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए जो किताबें जारी की जाती हैं उनमें से मंथन करके मैंने ये प्रश्न निकाले हैं। और मेरी आशा है कि आप इन सभी को अधिक से अधिक पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जिससे आप सभी को अधिक से अधिक सफलता मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। जय माँ श्री हिंदी क्लास।